हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जो अपन कृषि का जो प्रादेशिकरण पढ़ रहे थे, यानी कि भौतिक उपागम और आर्थिक उपागम के आधार पर अपन कृषि का प्रादेशिकरण पढ़ रहे थे। तो उसको पढ़ते पढ़ते अपन आगे अभी तक विटलसी के यहाँ पे आ गए। तो विटलसी ने क्या किया था, विटलसी ने भी क्लासिफिकेशन किया था 1936 के अंदर। हाँ, अपन देखते हैं कि विटलसी ने कौन से आधार पर किया था। विटलसी ने भौतिक चर भी लिया, यानी कि जो उपागम है ना, कृषि का प्रादेशिकरण करने के दो उपागम है, एक तो भौतिक उपागम, एक आर्थिक उपागम, सामाजिक उपागम या फिर सांस्कृतिक उपागम। ये अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आप पिछला लेक्चर देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं पूरी की पूरी एक सीरीज चला रखी है, उसी सीरीज से अपन सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो आज अपन देखने जा रहे हैं विटलसी का क्लासिफिकेशन, यानी कि विटलसी ने किस प्रकार से जो विश्व के कृषि प्रदेश हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा। 13 भागों में विटलसी ने बांटा था, और कैसे कैसे क्या क्या नाम दिए उनको, और उसके जो मेजर 5 आधार थे वो कौन से थे। हमेशा लड़कों को वो 5 आधार याद करने में दिक्कत आती है। मैं आपको इस लेक्चर में वो 5 आधार ऐसे याद करवा दूंगा कि आप कभी भी नहीं बोलोगे, और उन्हीं 5 आधार के उन्हीं जो वो 5 आधार थे ना, उन्हीं के आधार पर विश्व के जो 13 कृषि प्रदेश है वो बटे हुए हैं, वो भी आपके दिमाग में एज इट इज छप जाएंगे। कभी भूलने की वजह ही नहीं होगी कि मैं इसको भूल पाऊँ। विटलसी का जो क्लासिफिकेशन है, और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अपन विटलसी के पहले अपन देखते हैं प्राइमेट सिटी जो अपन सेटलमेंट ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जिसका लेक्चर मैं अब शुरू करूंगा। प्राइमेट सिटी की शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? विटलसी ने किया था। इसके बाद में कौन आता है? मार्क जेफरसन आता है, जो प्राइमेट सिटी को आगे एवोल्यूशन या इवॉल्व करता है। ठीक है, तो प्राइमेट सिटी का भी वर्ड आपको ध्यान में रखना है कि विटलसी ने किया था। विटलसी ने एक परिभाषा भी दी थी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की, जो अपन आगे पढ़ के आ चुके हैं, यानी कि कृषि भूगोल की जो भी परिभाषा थी वो अपन ने आगे पढ़ी थी। ठीक है, तो आज अपन देख रहे हैं विटलसी का क्लासिफिकेशन। विटलसी ने क्लासिफिकेशन कितने में किया था? 1936 में। 1926 में किसने किया था? बेकर ने किया था। किसका? यूएसए का। ठीक है, तो विश्व में सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक आधार है, वैज्ञानिक आधार पर जो है क्लासिफिकेशन करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? विटलसी को जाता है। हाँ, बाकी जो हटिंगटन ने, जोनासन ने, बेकर ने, वोल्केनबर्ग ने, जोन्स ने, टेलर ने, सब ने किया था, लेकिन वो एक भूभौतिक चर के आधार पर कर रहे थे। इसने भूभौतिक चर को भी यूज में लिया, आर्थिक चर को भी यूज में लिया, सामाजिक और सांस्कृतिक चर को भी यूज में लिया, कि इन चरों के आधार पर कौन से एरिया में कौन सी कृषि की जा रही है। क्या वहाँ पे जीवन निर्वाह के लिए कृषि की जा रही है? क्या वहाँ पे विपणन यानी कि बेचने के लिए कृषि की जा रही है? अपने वाणिज्य के लिए कृषि की जा रही है? या फिर किस प्रकार से वहाँ पे कृषि की जा रही है? तो उसने एक वैज्ञानिक ढंग से जो है, वैज्ञानिक आधार पर कृषि के भागों में बांटा। ठीक है, प्रादेशिकरण किया। डरविन विटलसी ने अपना प्रसिद्ध निबंध, ये निबंध आप याद रखना, मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द अर्थ या वर्ल्ड। ठीक है, मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द अर्थ। तो ये चीज पूछी जाती है कि ये किसके द्वारा दी गई है, ये जो ये निबंध है ये किसका है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये तो छोटी मोटी बात है। ये निबंध यूएसए के एनाल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर इसके अंदर दी गई थी। मेजर जो है ना डरविन विटलसी की, ये 5 बातें हैं। ठीक है, ये 5 आधार, इन्हीं 5 आधारों पे मेजर, इन्हीं 5 आधारों पे आपको पूरा का पूरा, ये जो 5 आधार अगर आपको समझ में आ गए ना, ये पूरे के पूरे 5 आधार के आधार, मतलब 5 ही आधारों के बेस पे मैं आपको पूरा का पूरा डरविन विटलसी का जो क्लासिफिकेशन है वो समझा दूंगा। ठीक है, डरविन विटलसी ने 1936 में 5 आधारों का प्रयोग किया, और इन्हीं 5 आधारों का यूज करते हुए उसने कितने प्रदेशों में बांटा? 13 कृषि प्रदेशों में बांटा विश्व को। ठीक है, तो विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा। ये 5 आधार याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हर एक टीचर, मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें देखी है, सर से पढ़ा है, लेकिन वो क्या करता है, इनको एक्सप्लेन नहीं करता है। एक्सप्लेन करता है लेकिन उस तरीके से नहीं करता है जिस तरीके से एक छोटे से ग्राउंड लेवल के बच्चे को आसानी से, यानी कि वो पहली बार भी इसको पढ़ रहा हो तो उसको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको इस लेक्चर में ये चीज़ पूरे के पूरे 5 आधार समझ में आ जाएंगे, और इसी के आधार पर आगे जो इसने वर्गीकरण किया है वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ने देखा कि विटलसी ने क्लासिफिकेशन किया 1936 के अंदर। इसकी जो निबंध था वो मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द अर्थ था। ठीक है, और इसने वैज्ञानिक आधार पर किया था। ठीक है, तो इसके 5 आधार कौन से थे, यानी कि ये 5 आधार देख लेना। ये 5 आधार मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको इसी जगह पे याद हो जाएंगे, और इन्हीं 5 आधारों के आधार पर जो है विटलसी ने 13 कृषि प्रदेश में बांटा था। ठीक है, अब देखना, सबसे पहला जो आधार है वो कौन सा है? फसल और पशु साहचर्य। ठीक है, फसल व पशु साहचर्य यानी कि सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस। शस्य उत्पादन और पशुपालन साहचर्य। इसमें ऐसा बोला गया है कि जैसे कि फसलें हैं, फसल और पशु का साहचर्य यानी कि सिम्बायोसिस रिलेशन होता है। जहाँ इसमें मतलब जो पहला जो आधार है ना, उसके जो 5 आधार किसके हैं? डरविन विटलसी के। ठीक है, 5 आधार अपन देखने जा रहे हैं। जो पहला आधार है उसमें ये बताया कि कोई एरिया है, ठीक है, कि किसी एरिया में केवल फसल बोई जा रही है या फिर ओनली पशुपालन किया जा रहा है। यानी कि किसी एरिया में केवल फसल बोई जा रही है या फिर पशुपालन किया जा रहा है, या फिर दोनों एक साथ किए जा रहे हैं।
दोनों एक साथ किए जा रहे हैं। यानी कि इसमें क्या बोलना चाह रहा है ये कि किसी एरिया में या तो केवल फसल बोई जा रही है, जैसे मेरा गांव है तो मेरे गांव में केवल फसू बो रहे हैं, और एक दूसरा गांव है मेरे पास में फसल बो रहे हैं, और एक मेरा जो पास का गांव है उसमें केवल पशुपालन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गया अलग अलग। और दूसरा क्या हो गया कि किसी एरिया के अंदर ये दोनों चीज़ें की जा रही है, यानी कि यहाँ पे तो केवल फसल बो रहे हैं, यहाँ पे केवल पशुपालन कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा गांव है जहाँ पे फसल भी बो रहे हैं और पशुपालन भी उसके साथ साथ में कर रहे हैं, तो ये इनका सिम्बायोसिस रिलेशन हो गया। अब साथ साथ में करने का रीजन क्या है, देखना, फसल जो है, फसल फसल किसके लिए उपयोगी है, पशुओं के खाने के लिए। ठीक है, और पशु किसके लिए उपयोगी है, फसल को उपजाने के लिए। यानी कि पशु क्या करता है, खाद देते हैं, पशु खाद देते हैं, तो पशु का जो खाद है वो किसके उपयोग में आ रहा है, फसल के उपयोग में आ रहा है, और फसल जो है खाने के लिए किसके उपयोग में आ रही है, पशु के उपयोग में आ रही है। तो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है ये। ठीक है, तो अपन को समझ में आ गया कि फसल और पशु का साहचर्य संबंध है। किसी जगह पर फसल एक साथ बोई जाएगी, किसी जगह पर पशुपालन किया जाएगा, या फिर एक ऐसी जगह भी होगी जहाँ पर फसल और पशुपालन दोनों किया जाएगा। उस जगह को अपन क्या बोलते हैं, फसल पशु साहचर्य, जहाँ पे फसल भी उपयोगी है पशु के लिए और पशु भी उपयोगी है फसल के लिए। तो अपन ने ये चीज़ समझ ली कि फसल व पशु साहचर्य क्या होता है। इसके आधार पर, यानी कि जिस जगह पर फसल केवल फसल बो रहे होंगे उस जगह को विटेल्सी ने एक अलग नाम प्रदेश दिया है, 13 कृषि प्रदेशों में एक वो हो गया। जिस जगह पर केवल पशु है, जहाँ पे वाणिज्यिक कृषि की जा रही है, यानी कि केवल वाणिज्यिक पशुपालन हो रहा है, तो वाणिज्यिक पशुपालन एक दूसरा आधार हो गया, यानी कि दूसरा प्रदेश हो गया इसका विटेल्सी का। तो इसी आधार पर जो विटेल्सी ने, जैसे वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक पशुपालन, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है ना, तो इसके आधार पर दो भाग इसने विटेल्सी ने बांट दिए। अब अपन ने पशु भी बोल रहे हैं, पशुपालन भी अपन कर रहे हैं। तो अपनी वो तकनीकी क्या है, यानी कि शस्योत्पादन व पशुपालन। ठीक है, शस्योत्पादन व पशुपालन की में प्रयुक्त तकनीक है। अपन पशुपालन कर रहे हैं, अपन ने पशुपालन यहाँ पे किया, या फिर अपन फसल उत्पादन कर रहे हैं, या फिर पशुपालन कर रहे हैं, या फिर दोनों को एक साथ कर रहे हैं, उसकी तकनीक क्या है अपने पास में। यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री होगा ना, जो विकसित देश होगा, उसके पास तो बहुत अच्छी मात्रा में टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, और जो अल्प विकसित या विकासशील कंट्री है उसके पास में जो है तकनीकी कम होगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि अपन ने फसल बो रहे हैं, अपन पशु भी पाल रहे हैं, तो उसकी तकनीकी क्या है, उनको पालने की, उनको बोने की, उनमें जो अपन क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, उनकी तकनीक क्या है। तो किसी जो डेवलप कंट्री है उसके अंदर तकनीक हाई होगी, और जो अंडर डेवलप्ड है या फिर बिल्कुल ही अल्प विकसित है या फिर जो विकसित नहीं है उसके अंदर ये तकनीकें नहीं होंगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। यानी कि मशीनीकरण का उपयोग कहाँ किया जाएगा, जो विकसित देशों हैं देशों के अंदर मशीनीकरण का उपयोग ज़्यादा किया जाएगा। अब अपन ने पशु व फसल साहचर्य का रिलेशन देख लिया। अब अपन ने फसल भी बो दी, शस्य उत्पादन भी कर दिया और पशुपालन भी कर रहे हैं, तो उनकी तकनीकी देख ली कि तकनीकी कहाँ कहाँ कौन सी यूज में की जाएगी। ठीक है, अगर किसी के पास तकनीकी नहीं है तो वो श्रम व पूंजी कितनी लगा रहा है। ठीक है, यानी कि कृषि के अंदर, जैसे यहाँ पे कृषि कर रहे हैं, यहाँ पे पशुपालन कर रहे हैं, तो कृषि के अंदर कितनी पूंजी लगा रहा है और पशुपालन के कितनी पूंजी लगा रहा है। यहाँ पर कृषि के अंदर कितना जो है श्रम उपलब्ध है और पशु के अंदर कितना श्रम उपलब्ध है। यानी कि इन दोनों की जो गहनता है ना, गहनता, ठीक है, इन दोनों की गहनता, यानी कि जैसे एक साल में यहाँ पे एक ही प्रकार की कृषि की जा रही है, एक साल में यहाँ पे अलग अलग प्रकार की कृषि की जा रही है। ठीक है, एक साल में एक ही प्रकार के पशु पाले जा रहे हैं, या फिर एक साल में पशुओं के झुंड, अलग अलग झुंड, जहाँ से मवेशी पाल रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, सुअर पाल रहे हैं, तो अलग अलग गहनता भी अपन यहाँ पे देखते हैं। पहला क्या देखा, फसल व पशु साहचर्य संबंध। ठीक है, और दूसरा क्या देखा अपन ने, अगर फसल भी बो दी, अपन ने पशुपालन भी कर रहे हैं, तो उसमें तकनीकें कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, किसी के पास तकनीक नहीं है तो उसमें श्रम कितना लग रहा है और पूंजी कितनी लगा रहे हैं। ठीक है, अब चौथा, अपन ने फसल भी बो दी व पशुपालन भी कर लिया, फसल भी बो दी और पशुपालन भी कर लिया, लेकिन अपन ने फसल क्या केवल खाद्यान्न उत्पादन के लिए की है, यानी कि आजीविका चलाने के लिए की है, या फिर देखना अपना जीवन चलाने के लिए फसल बोई है, या फिर अपने विपणन के लिए। ठीक है, या फिर विपणन के लिए, या फिर वाणिज्य के लिए, यानी कि अपन इसमें देखते हैं कि अपन ने फसल तो बो दी है, तो अपन ने जीवन के लिए यानी कि आजीविका के लिए फसल खाने के लिए बोई है या फिर बेचने के लिए बोई है, ये चीज़। अपन ने पशु भी पाले हैं, पशु भी पाले तो अपने दूध, जो दही मांस वगैरह खाने के लिए पाले हैं, या फिर इनको जो है डेयरी उद्योग जो 13वां कृषि प्रदेश है ये इससे बन के आया है, क्योंकि वाणिज्यिक पशुपालन हो रहा है, जहाँ पे डेयरी उद्योग बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, जहाँ पे नीदरलैंड और बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया ये सबसे आगे है अपने डेयरी उद्योग के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ अपन यहाँ पे देख, ये पांचों चीज़ें समझ में। एक पांचा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादकता कितनी हो रही है,
एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अब ये पांचों के पांचों पॉइंट आपको यहाँ पे समझाता हूँ मैं। फसल पशु साहचर्य यानी कि जो फसल है और जो मवेशी है यानी कि पशु है, उनका सिम्बायोसिस रिलेशन क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। जहाँ पे फसल की जा रही है, अब शस्य उत्पादन में पशुपालन में प्रयुक्त तकनीक है, यानी कि अपन ने फसल बो दी और पशुपालन भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रयुक्त तकनीकें अपने को पता होनी चाहिए कि विकसित देशों में कौन सी तकनीकें अपना रहे हैं और अल्प विकसित देशों में या फिर जो विकासशील देश है उसके अंदर कौन सी तकनीकें अपना रहे हैं कृषि करने के लिए। अगर कृषि कर रहे हैं, भूमि पर कृषि में श्रम पूंजी व संगठन में गहनता, यानी कि उस जो भूमि है, जिस भूमि पर अपन ने कृषि बोई है, फसल बोई है, और जिस भूमि पर अपन जो है पशु को चारागाह बना रहे हैं या फिर पशु के बड़े बड़े रेंचेस टेंशिया बनाए हैं, तो उसमें अपन क्या करते हैं कि उनको जो अपन उनको पाल रहे हैं उनमें श्रम कितना यूज कर रहे हैं, उनमें पूंजी कितनी लगा रहे हैं, अपन निवेश कितना कर रहे हैं, या फिर किसी सेक्टर में फसल बोई है अपन ने तो एक साल में एक ही फसल बो रहे हैं या बार बार अलग अलग, यानी कि एक साल में अपन ने 3-4 फसलें बो दी है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। कृषि व पशुपालन का निर्वाह के लिए, उपभोग करना या फिर विपणन के लिए, यानी कि मैंने आपको बताया था चौथा पॉइंट क्या है कि अपन ने देखना फसल बो दी, पशुपालन कर रहे हैं, ठीक है, फसल और पशुपालन कर रहे हैं तो उसको फसल व पशुपालन में तकनीकें कौन सी प्रयोग में ला रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया तकनीक प्रयोग में ला रहे हैं, तकनीकों के साथ साथ में अपन श्रम कितना यूज कर रहे हैं, पूंजी कितनी लगा रहे हैं, वहाँ पे गहनता कितनी के, इंटेंसिटी के एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट आपको एक पूरे रिलेशन के अंदर है, इंटरलिंक है ये सारे के सारे, ठीक है। फसल पशु साहचर्य हो गया, शस्य उत्पादन तकनीक हो गई, गहनता हो गई, ठीक है। चौथा में क्या हो गया, अगर अपन ने कृषि भी बो दी, वहाँ पे श्रम भी लगा दिया, पूंजी भी लगा दी, क्या वो अपन ने जो पूंजी लगाई है वो अपने खाने के लिए, खाद्यान्न के लिए, आजीविका के लिए लगाई है या फिर उस फसल को बेचने के लिए लगाई है, यानी कि उनका वाणिज्यिक उपयोग के लिए लगाई है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि कृषि व पशुपालन का उपयोग जो है निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए किया जा रहा है या फिर बेचने के लिए यानी कि वाणिज्य के लिए किया जा रहा है। और तीसरा क्या आता है कि अपने जो पांचवा पॉइंट क्या आता है, जो इमारतें हैं वो इसके अंदर तकनीक के अंदर भी जोड़ सकते हैं अपन। और पांचवा पॉइंट क्या आता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये चीज़ पांचों के पांचों विटलसी के आधार है। इसके बाद में अपन जो विटलसी के 13 कृषि प्रदेश हैं जो अपन यहाँ पे दे रखे हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें विश्व के 13 कृषि प्रदेश देखना, ये 13 कृषि प्रदेश वो 5 आधार है ना, उनके आधार पे बताता हूँ मैं आपको। देखना, चलवासी पशुचारण, ओनली पशुचारण हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, ओनली पशुचारण। पहला चलवासी पशुचारण, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली पशुचारण, यानी कि मैंने आपको पहले ही टॉपिक बताया था कि फसल पशु साहचर्य, यानी कि एक जगह पे केवल कृषि की जाएगी, केवल पशुपालन हो जाएगा, पशुपालन होगा, या फिर एक जगह ऐसी होगी जहाँ पे दोनों चीज़ें होगी। तो यहाँ पे क्या है, चलवासी पशुचारण, केवल क्या हो रहा है, पशुचारण हो रहा है, यानी कि पशु के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा क्या है, वाणिज्यिक पशुपालन। वाणिज्यिक पशुपालन में मैंने आपको बोला था कि अपन कृषि कर रहे हैं, चौथा टॉपिक देखो कि चौथा टॉपिक कौन सा था कि अपन कृषि कर रहे हैं तो आजीविका के लिए कर रहे हैं या फिर वाणिज्य के लिए कर रहे हैं। अपन पशु पाल रहे हैं तो अपनी आजीविका के लिए दूध दही मांस जो है अपन खाने के लिए कर रहे हैं या फिर वाणिज्य के लिए कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, वाणिज्यिक पशुपालन, ठीक है। तो इसने कृषि प्रदेश में बांट दिया। तीसरी स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि में ऐसा बताया कि जैसे कि उसने बताया था कि तीसरे पॉइंट के अंदर कि अपन श्रम बुद्धि गहनता, श्रम पूंजी और गहनता, तो गहनता के अंदर अपन एक ही जगह पर बार बार मतलब अलग अलग प्रकार की फसल उगा रहे हैं, या इसमें ऐसा हो गया स्थानांतरित कृषि के अंदर कि अपन अलग अलग जगह पर जाकर भूमि को साफ साफ करके, जिसको स्लैश एंड बर्न कृषि कहते हैं, इसके सारे नाम देखेंगे, कोनू को कहाँ बोला जाता है, मिल्पा कहाँ बोला जाता है, चितमीन कहाँ बोला जाता है, तमराई कहाँ बोला जाता है, रे कहाँ बोला जाता है, टोंगिया कहाँ बोला जाता है। तो अपन स्थानांतरित कृषि का एक अलग टॉपिक लेंगे, उसमें ये पूरी चीज़ समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। और फिर इसमें आता है धान प्रधान कृषि, प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि, तो ये स्थायी कृषि होगी। अपन ने बोला कि ये एक तो घूम घूम के कृषि कर रहे हैं, एक स्थायी कृषि, एक ही स्थान पर बार बार मात्रा में कृषि कर रहे हैं, ठीक है। धान प्रधान कृषि या सघन निर्वाह कृषि, अब देख लो इसमें निर्वाह कृषि आ रहा है तो यानी कि आजीविका के लिए कृषि कर रहे हैं, जो दान प्रदान है, ठीक है। इसमें दान विहीन है, यानी कि दान चावल के अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी आजीविका के लिए कर रहे हैं, तो ये चीज़ आ गई। यानी कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, ये पांचवा टॉपिक चल रहा है कृषि का। फिर वाणिज्यिक बागानी कृषि। वाणिज्यिक बागानी कृषि कौन सा टॉपिक आ गया वापस, या तो अपने आ गया दूसरा टॉपिक या फिर आ गया चौथा टॉपिक, ठीक है। फिर भूमध्य सागरीय कृषि हो गया, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन कृषि हो गया, यानी कि वाणिज्यिक बेचने के लिए कर रहे हैं, कौन सी, अन्न उत्पादन। अपन जो फसल का उपयोग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, विपणन के लिए कर रहे हैं। वाणिज्यिक शस्य उत्पादन व पशुपालन, यानी कि बेचने के लिए, अपन जीवन निर्वाह के लिए नहीं कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं और शस्य उत्पादन यानी कि फसल भी उत्पादन कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं, वाणिज्य के लिए। तो ये हो गया 11वां टॉपिक, ठीक है, 10वां टॉपिक। और 11वां टॉपिक क्या है, निर्वाह यानी कि जीविका के लिए, आजीविका के लिए कौन सी कृषि कर रहे हैं अपन, शस्य उत्पादन भी कर रहे हैं और पशुपालन भी कर रहे हैं। तो ये 13 का 13 जो है विटलसी के कृषि प्रदेश है, ठीक है। 3 4 5 6 7 10। और जो 12वां क्या आता है, डेयरी उत्पादन, ठीक है, यहाँ पे आता है डेयरी उत्पादन।
डेयरी उत्पादन, ठीक है। और एक और है इसके अंदर 13वां, जो अपन आगे देख लेंगे उसको, ठीक है। तो 13वां क्या है, 12वां और 13वां मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। सब्जी और फलोत्पादन, ठीक है। क्या लिख रखा है यहाँ पे, यानी कि जो अपना जो 13वां क्या है, सब फल, ये रहेगा, ठीक है। तो ये चारों के चारों अपन ने देखा कि डेयरी उत्पादन में किससे कर रहे हैं अपन, पशु पाल रहे हैं तो उसका उसके दूध का उपयोग कर रहे हैं, उसके मांस का उपयोग कर रहे हैं। तो ये डेयरी उत्पादन में सबसे ज़्यादा आगे कौन है, बेल्जियम नीदरलैंड हो गया, यानी कि जो पश्चिमी यूरोप है वो हो गया, पश्चिमी यूरोप का इलाका, और जो ऑस्ट्रेलिया है उसके अंदर ये चीज़ की जाती है, ठीक है। तो ये 13 का 13 कृषि प्रदेश समझ में आ गया आपके विटल जी के। और 5 जो आधार है वो अच्छे से 5 इन्हीं 5 आधारों पे जो है विश्व के 13 कृषि प्रदेश विटल जी के समझ में आएंगे आपको, ठीक है। तो ये 5 आधार सबसे पहले समझना आप अच्छे से कि ये कैसे कैसे रिलेशन है इनका, इसके आधार पर जो है विश्व के 13 कृषि प्रदेश बैठे हुए हैं। इसके बाद में अपन एक एक चीज़ समझते जाएंगे कि चलवासी पशुचारण कौन सा है, स्थानांतरित कृषि के नाम कौन कौन से हैं, ये चीज़ अपन आगे एक एक लेक्चर में पढ़ लेंगे। थैंक यू।